जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम बच्चे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन टॉपिक से जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एनडीए में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, बिगर टाइम वेस्ट किए हुए। आपको चीज बिल्कुल ध्यान समझनी है। सारे पीवाईक्यू जो भी ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे, बिल्कुल मैं क्रिस्टल एल क्लियर, ऐसा नहीं सीधा आपको ऑप्शन बता दिया कि इसका ऑप्शन ए होगा इसका ऑप्शन बी होगा, नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं आपको इनका आंसर देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्या करना है सभी को, आपको पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना ध्यान से कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप आंसर सही नहीं दे पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो ये देखना है कि आपसे एक्चुअल में पूछा क्या गया है, उसके बाद आपको आंसर देना से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या बोला गया है। तो बेटे क्वेश्चन में फर्स्ट में हमसे बोला गया है, एक गिवन ऑब्जेक्ट हैज मास m एंड वेट w ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m एंड वेट है w, एंड द सेम ऑब्जेक्ट हैज मास स्मॉल m डैश एंड वेट ऑन द मून। तो क्या बोला गया, पहले यदि हम बात करें अर्थ पे पहले एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m और इसका वेट था w। जब हम इसी ऑब्जेक्ट को कहां ले गए, मून पे ले गए, तो इसका मास हो गया मान लो m डैश कहा गया है, और पूछा गया जो वेट इसका, तो वेट में मान लो w डैश। इन दोनों में रिलेशन पूछा गया है। तो देखिए दो प्रॉपर्टी होती है, मास और वेट। तो हम जानते हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे हम किसी भी प्लेनेट पे ले जाए तो मास हमेशा सेम रहेगा, मीन्स m इक्वल टू m डैश हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाएंगे तो उसकी g की वैल्यू में चेंज होता है। भाई हम जानते हैं ना वेट क्या हो गया mg। तो जब g की वैल्यू में चेंज होगा तो वेट में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट में तो चेंज होता है, वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल होते, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप किसी प्लेनेट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाओ, मास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस मैटर से बना हो, उसके अंदर क्या मैटेरियल, तो वो तो किसी प्लेनेट पे जाएगा वो तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रिलेशन ठीक हो जाएगा, मास सेम है वेट सेम नहीं, वेट सेम कैसे हो जाएगा, नहीं, मास सेम वेट नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। हाँ, ऑप्शन नंबर 8 क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। ठीक है, मास तो सेम होगा लेकिन वेट सेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए सेकंड हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर कर देने की सोचना। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज, जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की सरफेस पे, उसके बारे में बोला गया है कि इसका रिलेशन पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन क्या बोला गया, इक्वल टू दैट फ्रॉम द मून सरफेस, ग्रेटर देन दैट फ्रॉम द मून सरफेस, लेस देन दैट ऑफ मून सरफेस। हाँ, जो अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका रिलेशन पूछा गया, मून के सरफेस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है। भाई यदि हम बात करें एस्केप वेलोसिटी, हमने पढ़ा होगा पलायन वेग। यदि हम बात करें एस्केप वेलोसिटी एक्चुअल में फिलहाल होती क्या है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ पे आ जाता है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंके जाने पे वह वापस अर्थ की सरफेस पे नहीं आएगा, सीधा अंतरिक्ष में निकल जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी बच्चे फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था। एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में 2g कैपिटल M अपॉन R, अंडर रूट में था। या फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, क्या, अंडर रूट में 2gr, सॉरी कैपिटल R था। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। भाई जनरली हम बात करें अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की। यदि हम बात करें मून की, तो मून की होती है अच्छे कितना, 2.37 इंटू मीटर पर सेकेंड।
ये दोनों वैल्यू होती है। तो क्या होगा, जो अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो मून पे एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन दैट फ्रॉम द मून सरफेस। भाई इक्वल तो नहीं होगा, ग्रेटर होगा, अर्थ पे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट। सेकंड का बेटे क्या हो जाएगा, बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नहीं तो आप यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई, यहाँ से आप रेडियस और मास की वैल्यू रख दो। ठीक है, जी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज होगी नहीं, तो रख दो। आप सभी जानते होंगे। यदि मैं आपको बताऊं भाई, अर्थ की यदि बात करें हम, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और अर्थ का अर्थ का मास पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यदि इसी तरह हम बात करें मून की रेडियस कितनी हो जाएगी, 1737 किलोमीटर। ठीक है, इस मास की तो वैसे यहाँ कोई जरूरत पड़ नहीं रही, इसमें रख लो वैल्यू, इससे निकल जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक है, क्या टेंशन ले लो। हाँ, जी की वैल्यू चाहिए आपको, तो अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम बात करें मून पे, तो मून पे होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करके देख लेना, आंसर वैसे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ग्रेविटी तो भाई अर्थ की ज्यादा होती है, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एस्केप वेलोसिटी का, तो हाँ, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की ज्यादा होती है मून से। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ ए पीस ऑफ रॉक इज ब्राउट फ्रॉम द मून टू द अर्थ। यदि ये क्या करते हैं, चट्टान का टुकड़ा चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है। ठीक है, कहां से, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी में क्या क्या रिलेशन होगा। तो वॉल्यूम, डेंसिटी या वेट विल रिमेन सेम। नहीं भाई, जब मून से अर्थ पे लाएंगे तो मास सेम रहता है, वेट कभी सेम नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट। तो वॉल्यूम एंड वेट, नहीं वेट को देखते तो गलत कर दो, डेंसिटी एंड वेट नहीं, वेट देखना ही नहीं चाहिए। वॉल्यूम डेंसिटी विल रिमेन द सेम एज दैट एज इट वाज ऑन द मून। बिल्कुल, अर्थ से पे आप मून से अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट लाओ, उसकी वेलोसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों सेम रहेंगे, लेकिन वेट कभी भी सेम हो ही नहीं सकता। भाई वेट तो चेंज हो जाता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे, हाँ मास सेम रहता है हर एक प्लेनेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ। हमसे बोला गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के अंदर किस तरह वेरी करती है। तो देखिए, हमने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारी एक अर्थ, डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, चीज बिल्कुल बेसिक से, एक क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, ये मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम है, और अर्थ की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब देखिए नेक्स्ट, कलर चेंज करके डायग्राम बनाता हूँ मैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया डी डेप्थ पे। ठीक है, ये हो गई अर्थ की रेडियस कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बची बची आर, मतलब मीन्स कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे जो जी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है लगभग इसका फॉर्मूला आपका आया होगा, समझिए कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ पे क्या होगी, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। बट याद रखना,
आर क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यदि आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर, यदि आर इंक्रीज होगा, यदि ये डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी इंक्रीज होगी। हाँ, लेकिन यदि आपसे बोल रहा ऊपर नीचे आएंगे तो जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, जी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक हम बात करें डेप्थ बढ़ा रहा हूँ ऊपर से, और एक हम बात करें नीचे से, ये यहाँ पे इस रेडियस को बढ़ा रहे हैं, इस डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो अर्थ की जो सेंटर है उससे यदि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब देख लो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। नहीं, ये सिस्टम गलत है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे इंडिपेंडेंट रहती है, नहीं, गलत। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ऑप्शन नंबर 8 इज सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या बोला गया हमें यहां से, ए सोलर सिस्टम हैज मास 4 टाइम्स एंड डायमीटर ट्वाइस दोज ऑफ द अर्थ। एक सोलर सिस्टम है, उसका मास, सोलर सिस्टम का मास क्या है, हैज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स अर्थ के, एंड डायमीटर, डायमीटर सोलर सिस्टम में क्या है, ट्वाइस ऑफ दोज द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन दिस प्लेनेट, तो इस वैल्यू पे जी की वैल्यू निकालें, जी ऑन सोलर सिस्टम पे हमें निकालना है। तो देखिएगा, चलिए यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले स्मॉल जी की वैल्यू क्या फॉर्मूला पढ़ा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। यदि मैं बात करूँ सोलर सिस्टम की, कैपिटल जी मास कितना है, अर्थ का 4 टाइम, और रेडियस क्या है, यदि यदि डायमीटर 2 गुना तो रेडियस भी 2 गुना हो जाएगी, मतलब 2 RE का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अर्थ में मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसकी मैं सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सोलर सिस्टम की तो कितना 4 GME अपॉन 2 4 R²। यदि हम बात करें यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, कितना आ गया, जी कैपिटल MME अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू चेक करो आप, और ये अर्थ पे बात करो, तो बेटे अर्थ पे और मून पे क्या रहेगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा जी की वैल्यू। तो ऑप्शन, और अर्थ की सरफेस और अर्थ पे कितना वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहाँ पे रहेगी बच्चे, ये वैल्यू कहाँ रहेगी, सोलर सिस्टम पे रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी द बेटे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से आप लोग। 6 में हमसे बोला गया बेटे, एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास 60 kg, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका मास कितना 60 kg है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सैटेलाइट। और ये 60 kg वाला व्यक्ति जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक सैटेलाइट में बैठ के घूम रहा है। व्हाट विल बी हिज वेट इनसाइड द सैटेलाइट। तो हमें उसका वेट निकालना है सैटेलाइट के अंदर जो बैठा हुआ है, अज्यूमिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब व्यक्ति ऊपर सैटेलाइट में घूम रहा है तो वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जी है। और जैसे ही जी की वैल्यू 0 होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वेट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। भाई हम जानते हैं वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो जब मास ही 0 आया तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई ग्रेविटी की, सॉरी वर्क वेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बेटी, 0 आ गई। ठीक है, सॉरी वेट, अरे यार वर्क आ जाता है 12 में, वेट। ठीक है भाई, वेट क्या होता है mg, और यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 0 हो गई तो कहाँ पे होती है, अंतरिक्ष में, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। तो वहां पे बच्चे वर्क वेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ गया वो देखिएगा। द मून इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड बी। मून क्या करता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में बी वेलोसिटी से घूमता है। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स सडनली डिसअपियर्स, यदि मान लो जब मून सन के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है सडनली मान लो डिसअपियर्स हो गया, हट गया, तो मून विल बी, तो बेटे मून का क्या होगा। जैसे आप इस तरह मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। इसके चारों तरफ के एक तरफ मान लो यहाँ पे क्या हमारा ये हो गया मून, ये क्या हो गया मून, ये क्या कर रहा है, इसके अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मान लो ये क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है क्या, मून, ठीक है। कितनी वेलोसिटी बच्चे, बी वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी। यदि मान लो अचानक तो इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, भाई अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के बीच में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। अब मान लो ये ग्रेविटेशन फोर्स जो अंदर तरफ लग रहा है सेंटीपिटल फोर्स, भाई अंदर तरफ क्या लगा, सेंटीपिटल फोर्स, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स किसकी फॉर्म में लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स की फॉर्म में। भाई सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल तो स्यूडो फोर्स होते हैं, ये किसी न किसी और की फॉर्म में लगते हैं। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको तो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंटीपिटल अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की तरफ जो लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। अब देखिए यहाँ पे तो क्या कहा यहाँ पे कि मान लो अचानक ये फोर्स हट गया तो जो मून है वो कैसे जाएगा, टेंजेंट में बी वेलोसिटी से एस्केप हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल गया, कंटिन्यू टू मूव, मूव कंटिन्यू करेगा नहीं, फॉल डाउनवर्ड टू अर्थ, अर्थ तरफ डाउनवर्ड कट जाएगा, विथ इंक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज करके नहीं, अर्थ तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पे तो अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा। फाइनली कम टू द रेस्ट समवेयर ऑन द ओरिजिनल पाथ, जो भी उसका ओरिजिनल पाथ होगा वहां पे रेस्ट पा जाएगा, ये भी इतना सही नहीं। मूव विथ वेलोसिटी भी टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, बिल्कुल भैया, क्या जाएगा, टेंजेंट में जाएगा, वहां पे अपनी मूल कक्षा पे टेंजेंट बनाते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेटे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मूव विद द वेलोसिटी वी टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, जो इसकी ओरिजिनल ऑर्बिट है उससे टेंजेंट बनाते हुए बी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है यहाँ पे बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, टू सैटेलाइट आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या हो रही है, दो सैटेलाइट है एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो इनके लिए क्या स्टेटमेंट सही होगा, द सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम मास, मास का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब भी कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो सैटेलाइट है उनकी स्पीड क्या, ठीक है। द सैटेलाइट मस्ट हैव सेम स्पीड, बिल्कुल भाई, जब दो सैटेलाइट एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो उनकी स्पीड सेम होगी। स्पीड पे डिपेंड करती है उनकी कि कितने टाइम में चक्कर लगाती है वहां पे सैटेलाइट वगैरह। ये मास, सैटेलाइट के जो मास वगैरह उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, द सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम काइंड एज इन, नहीं बच्चे वेलोसिटी अलग हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। द सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम गलत हो जाएगा बच्चे, क्यों, ये मास सेम होना कोई जरूरत थोड़ी है, ठीक है। मास अलग अलग हो सकता है, मास अलग होता कांटेक्ट एनर्जी वाला हुई, लेकिन हाँ जब भी दो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक ही ऑर्बिट में घूमेगी तो उनकी जो वेलोसिटी वो समान होगी ही होगी और होनी ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। 9 में हमसे बोला गया है an explosion takes places on the surface of the moon
एन एस्ट्रोनॉट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सप्लोजन विल। इसमें क्या बोला गया है कि एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक जो मून की सरफेस है उस पर एक्सप्लोजन किया जाता है तो क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट है कुछ टाइम उस कुछ डिस्टेंस पे दूर खड़ा हो जाता है तो क्या होता है वहां पे हम लाइट साइट ऑफ एक्सप्लोजन विल, तो विस्फोट से जो विस्फोटक हुआ है वहां पे कुछ स्थान दूर क्या चीज होती है। तो देखिए एक चीज तो हम जानते हैं कि मान लो यदि कोई अंतरिक्ष पे या कोई ऐसे प्लेनेट पे जहाँ पे मीडियम नहीं है वहां पे विस्फोट होता है तो हम उसकी आवाज तो हमें सुनाई नहीं देगी, क्यों, रास्ते में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। लेकिन हाँ हमें वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो दिखता है वो डिपेंड करता ही नहीं है मीडियम पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व लाइट एंड हियर साउंड कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन, ठीक है, ऑब्जर्व लाइट बट नॉट हियर साउंड कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन, हियर साउंड बट नॉट ऑब्जर्व लाइट caused by explosion, neither hear sound nor observe light caused by explosion। तो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया क्या है, एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मून, एन एस्ट्रोनॉट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सप्लोजन विल। मान लो चंद्रमा की सतह क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो एस्ट्रोनॉट को वहां पे केवल क्या दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, साउंड वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो ऑब्जर्व लाइट एंड हियर साउंड, नहीं, साउंड को क्या हियर कर सकता है, नहीं कर सकता। ऑब्जर्व लाइट बट नॉट हियर साउंड कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही, लाइट को तो ऑब्जर्व करेगा लेकिन जो हियर जो आवाज है वो एक्सप्लोजन टाइम पे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो जब भी कोई अंतरिक्ष में कुछ भी होता है तो वहां पे लाइट तो हमें दूर से दिखाई दे देती है लेकिन वहां पे आवाज नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं। तो बी हो जाएगा इसका 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोला गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स बाय द सन ऑन द मून इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, बिल्कुल सही। देखो क्या बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द सन ऑन द मून, तो जो सन मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ये ज्यादा होता है, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून। लेकिन जो अर्थ के द्वारा मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है उससे ज्यादा होता है सन और मून का, ठीक है। अब क्यों ज्यादा होता है उसके कारण देख लिया आप, भाई हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो किस पे डिपेंड करता है, भाई ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करता है, मास पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे। तो यदि हम बात करें मून का जो मास होगा बेटे, ठीक कितना होता है, 7.347 इंटू 10 की पावर 22 kg, ये तो बेटे किसका, मून का, ठीक है। यदि मैं बात करूं बेटे सन का, सन का कितना हो जाएगा, सन हो जाएगा 1.989 इंटू 10 की पावर 30 kg। तो किसका मल्टीप्लाई में मास ज्यादा होगा, इसका ही तो ज्यादा होगा। भाई इधर सन का तो बहुत कम हो जाएगा, सन का तो ज्यादा हो गया यहाँ पे, मून का तो ये रहेगा, अर्थ का कितना हो जाएगा बच्चे, तो अर्थ का हो जाएगा बच्चे कितना, 5.972 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो देख लो ज्यादा कहाँ पे वैल्यू आएगी बच्चे, यहाँ पे वैल्यू आएगी, फर्स्ट तो बिल्कुल सही, ज्यादा ही होगा। सेकंड, ए हैवी बॉडी फॉल्स एट ए फास्टर रेट देन ए लाइटर बॉडी इन वैक्यूम, नहीं बेटे बिल्कुल नहीं। वैक्यूम जहां पे आ गया, वैक्यूम में चाहे लाइटर बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो दोनों सेम टाइम में ही आएगी। तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बेटे क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखिए क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट देखिएगा कौन सा सही है। देखिए पहले हमसे बोला है ए बॉडी वेट लेस एट इक्वेटर देन एट द पोल्स बिकॉज,
तो क्या बोला गया है कि जो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो पोल्स के रेस्पेक्ट में कम होती है। तो क्यों होता है उसका रीजन देखिएगा। ऑप्शन बी, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। नहीं बेटे, जब एक्सिस का अबाउट घूमता है तो क्या होता है एक्चुअल में, जो वैल्यू होती है वो पोल पे तो फिक्स रहती है, जो भी कम होती है वो कहाँ को कम होती है। जी की वैल्यू ज्यादा होती है पोल पे और कम होती है इक्वेटर पे। तो देखो क्या बोला गया, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, नहीं, एक्सिस का अकॉर्डिंग नहीं, कम होता है लेकिन उसका मैटर अलग है। द आइस कैप एट द पोल्स इंक्रीज ग्रेविटेशन पुल, नहीं ये भी सही नहीं है। इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन द पोल डायमीटर, बिल्कुल सही। जो इक्वेटोरियल डायमीटर होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर बोल दो, या तो इक्वेटर किससे ज्यादा होगी, पोल से ज्यादा होगी, या फिर एक्चुअल में रेडियस, रेडियस और इक्वेटर ज्यादा होगी किससे, पोल से। इस वजह से क्या होती है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे कौन होती है, पोल पे ज्यादा होती है। तो इसलिए तो कॉन्सेप्ट आया था कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, और जब भी हम पोल से इक्वेटर आते थे तो जी की वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही, तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए क्या बोला गया हमसे, एक दिया हमें असर्शन, एक दिया उसका रीजन। तो पढ़िए पहले, सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैविंग डिफरेंट मासेज, दो सेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनका मास सेम है, एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट हैव बीन स्पीड। दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनका मास अलग अलग है, लेकिन वो क्या कर रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है सेम सर्कुलर ऑर्बिट में सेम स्पीड से। सेम सर्कुलर ऑर्बिट में सेम स्पीड से घूम सकती है, जब उनका मास अलग अलग हो बिल्कुल घूम सकती है। तो सेशन सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोला गया, स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। दो सैटेलाइट की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए बच्चे किसके, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस के। ठीक है, तो यहाँ पे आसन सही, आसन भी सही है, रीजन सही, लेकिन ये असर्शन रीजन, असर्शन का ये रीजन एक्चुअल में नहीं, रीजन तो कुछ अलग है। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ तक क्लियर। तो 12 क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीजन सही है, लेकिन असर्शन का ये रीजन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, लेकिन वैसे इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 देखिए क्या बोला गया है, द वेट ऑफ ए बॉडी इज 9.8 न्यूटन। वेट कितना है बॉडी का बच्चे, कितना है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, एट द प्लेस वेयर, जहां पे जी की वैल्यू कितने दे रखी है हमें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इट्स मास, तो आपको मास निकालना है, यहाँ पे मास की वैल्यू पूछ गई है। देखिए हम जानते हैं वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन। तो यदि मास की वैल्यू निकालनी हमें तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन ग्रेविटेशन। वेट कितना है, 9.8 न्यूटन अपॉन ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू से वैल्यू कट जाएगी, तो मास कितना आ जाएगा बच्चे, 1 kg। 1 kg बेटे क्या आ जाएगा मास, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का बेटे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी का। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया, देखिएगा ध्यान से। ए बुक इज कीप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। एक टेबल ली, ठीक है, इफ द ग्रेविटेशन, इफ द ग्रेविटेशन फुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक। मान लो इसके ऊपर एक बुक है, ठीक है, और अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, इसका वेट के कारण मान लो, वेट मान लो सबसे अच्छा वेट। ठीक है, देन द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज एग्जर्ट। तब रिएक्शन फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ, तब ये क्या करे, ये जो
टेबल है, ये क्या करेगी, बुक पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल नहीं, द बुक ऑन द अर्थ नहीं, द टेबल ऑन द बुक, बिल्कुल। तो टेबल बुक लगाई बच्चे किस पे, टेबल बुक लगाए बच्चे किस पे, टेबल ऑन द बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या आंसर था इसका सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया हमसे, देखिएगा, ए बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ कोई भी एक ऑब्जेक्ट धरातल किसी स्थान पर रखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही होगा, देखिएगा। तो क्या एक बॉडी क्या है, अर्थ की जो सरफेस है उस पर विरामावस्था में रखी हुई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सही होगा वो देखिएगा। जैसे मान लो आप खुद ही खड़े हुए हो अभी किसी भी सरफेस पे बैठे हुए हो आप, तो क्या कर रहा है आपके कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है अर्थ पे, जितना आपका वेट हो इनटू ग्रेविटेशन, और नीचे से भी भाई हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ भी उतना ही फोर्स हम पे लगा रही है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, दोनों का कट के 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई फोर्स ऑब्जेक्ट एक्ट नहीं करे क्या बॉडी पे, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं। ओनली वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन दिट, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बेटे हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में खड़ा हुआ है, या फिर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो क्या हो गया, तो नीचे पे क्या करता है, वेट का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, और नीचे से अप थ्रस्ट फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, और दोनों एक दूसरे के बैलेंस होते हैं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वो नेट अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर बेटे यहाँ तक सभी को, आई होप यहाँ तक सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में हमसे क्या बोला गया वो देखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन ए स्टेशनरी लिफ्ट, if the ratio of the weights of the man, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है देखिए, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मैन, तो जो वेट है मैन का वो इन स्टेशनरी लिफ्ट में जब हम खड़े हुए हैं, एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए, तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एक्सलेशन ए के साथ 3:2 के रेशियो में प्रोडक्ट। देखिए तो ऐसा क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए। ओ ये क्या लिखने में आ गया, देखो, इफ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन ए स्टेशन लिफ्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने मान ली लिफ्ट में बैठा हुआ, इसका मास मैंने मान लिया एम है, एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड, और जब ये डाउनवर्ड जा रही है कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे जा रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए के साथ, ठीक है, तो मान लो नीचे ग्रेविटी लगेगी, पहले जब फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट है तो जी लगेगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नीचे यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए के साथ नीचे जा रहा है तो उसका एक्सलेशन क्या आ जाएगा एक्चुअल में, फाइनल जी इंटू जी माइनस ए, ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो हमसे क्या बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए, एक्चुअल क्वेश्चन बोला गया इफ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन ए स्टेशन लिफ्ट, यानी कि वेट का आपको रेशियो निकालना है, किस इसका, वेट ऑफ ए मैन इन स्टेशन लिफ्ट, एक मैन है जो कि स्टेशन लिफ्ट है, एंड एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से, यूनिफॉर्म एक्सलेशन
ए से, तो यहाँ और उन दोनों का रेशियो बचे 3:2। तो चलिए वही निकालते हैं यहाँ पे। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, उसका वेट क्या होता है mg, ठीक है। और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिएगा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन जी की वैल्यू, फोर्स सिंपल है एफ डैश, मास कितना है, मास कितना है, जी चेंज होगा जी माइनस ए, ठीक है। और इन दोनों का यदि हम रेशियो निकाले एफ अपन एफ डैश, तो क्या आ जाएगा एम जी अपॉन एम जी माइनस ए, और इन दोनों का रेशियो कितना आता है 3:2। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा कितना आएगा 2mg इज इक्वल टू 3mg माइनस 3ma। यदि ये mg इधर आएगा तो क्या हुआ, ये ma इधर जाएगा तो 3ma इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 mg बचेगा mg। और पूछा गया हमसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे m से m कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितना बचे बच्चे g/3, a की वैल्यू कितना आ गई g/3 है क्या कहीं पे, बिल्कुल बच्चे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो हमसे क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1 kg है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जो फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वेट क्या हो गया m इंटू जी, तो मास तो हो गया 1 और जी की वैल्यू कितना होगी 9.8 अर्थ की सरफेस पे, तो वेट कितना गया 9.8 न्यूटन, कितना गया बच्चे 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 17 क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी का, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया देखिए ध्यान से हमसे, ए बॉडी अटैच टू ए स्प्रिंग बैलेंस वेट 10 kg ऑन द अर्थ। एक बॉडी को हमने अटैच किया है स्प्रिंग बैलेंस वेट से, जिसका वेट कितना है 10 kg ऑन द अर्थ। 10 kg बच्चे कहाँ पे, अर्थ पे। द बॉडी अटैच टू द सेम स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन टू ए प्लेनेट। और इसी को हम कहाँ ले जाए, इस पूरे सिस्टम को एक ऐसे प्लेनेट पे ले जाए जहाँ पे क्या है, ग्रेविटी इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के हाफ है, तो वहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, तो वहाँ पे कितने वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा देखो हमको पूछा गया द बैलेंस वेट, तो एक्चुअल में ना ये बोला क्या गया हमसे, बैलेंस वेट बोला गया, लेकिन एक्चुअल में इसकी यूनिट देखो बच्चे क्या, केजी। तो केजी जब यूनिट है तो इसका मतलब क्या होती है, मास नहीं है, सॉरी ये मास है बेटे, वेट नहीं है। वो तो हमको घुमा रहा है बस बोल रहा है, लेकिन आप इसकी यूनिट तो देखो क्या बेटे, मास है। और आप किसी भी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ कहीं पे जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी, जहाँ पे उस प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी ज्यादा हो कम हो, वहां पे बेटे हमेशा मास आपका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो यदि यहाँ पे वेट मतलब जो एक्चुअल में मास है वो कितना 10 kg, तो वहां पे भी किसी दूसरे प्लेनेट पे आप जाओगे वहां पे भी कितना रहेगा, हमेशा 10 kg ही रहेगा। हाँ लेकिन यदि हम बात करें वेट, यदि मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन लिखा हुआ होता तब फिर हम आराम से सॉल्व कर लेते इनको, ठीक है। क्लियर सभी का, आई थिंक सही क्लियर सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिख लेते हैं प्लेनेट की, दैट हाफ ऑफ द अर्थ के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 हमसे क्या बोला गया है, एन आयरन वॉल एंड ए वुडन वॉल ऑफ ए सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम हाइट एच इन वैक्यूम। तो एक लकड़ी की वॉल है और एक लोहे की वॉल है, यदि दोनों को हम ऊपर से छोड़ते हैं एक ही साथ वैक्यूम में,
तो दोनों बच्चे क्या होगी सेम टाइम में अर्थ की सरफेस पर आती, तो इक्वल फॉर बोथ। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाए बच्चे, 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, दोनों बॉल क्या होगी एक ही टाइम में समान समय में वापस आएगी, क्योंकि इनको हमने वैक्यूम में गिराया। भाई वैक्यूम क्या होता है, जैसे मान लो कहीं भी बैठे हुए हो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। यदि इस रूम से मैं एयर को सक कर लूँ, एयर निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम में क्या होगा, दोनों की स्पीड वुडन वॉल और आयरन वॉल दोनों के लिए बच्चे क्या रहेगा, सेम रहेगा टाइम टेकन। ठीक है, वैक्यूम कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में क्या बोला गया हमसे, ए बॉडी वेट 5 kg ऑन इक्वेटर। एक बॉडी है उसका वेट बेटे 5 kg कहां पे, इक्वेटर पे। एट द पोल्स इट इज लाइकली टू वेट, तो उसका वेट बेटे इक्वेटर कितना 5। और यदि हम बात करें पोल्स पे, पोल्स पे कितना हो जाएगा बच्चे, भाई हम जानते हैं कि जब भी इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है, और जब पोल से इक्वेटर आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे इक्वेटर से पोल जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो 5 kg इक्वेटर पे, तो 5 से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन हमारा मोर देन 5 kg इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी का, आई थिंक सभी क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए कि 21 में पूछा क्या गया एक्चुअल में। तो देखिए बेटे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स ए कॉमन फीचर्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस द फोर्सेज। तो दो फोर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेज में क्या चीज कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा ये, नहीं बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूट्रल चीजों के बीच में लग जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं लगेगा ना। बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं, शॉर्ट रेंज ग्रेविटी को नहीं, लॉन्ग रेंज। भाई यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ये दोनों लॉन्ग रेंज के लिए अप्लाई होते हैं, लंबी दूरी के लिए लागू होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देख क्वेश्चन 22 में क्या बोलोगे हमसे, ए पीस ऑफ पेपर एंड ए कॉइन बोथ हैविंग द सेम मास। हमारे पास दो चीज बेटे, एक तो है पीस ऑफ पेपर, एक तो है कागज का टुकड़ा सिंपल सा, और एक क्या कॉइन है। मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या करते हैं हम, फ्लोर की जो 10th, जो बिल्डिंग का 10th फ्लोर है, जो 10वां फ्लोर है, उससे दोनों चीजों को छोड़ते हैं, पेपर को भी कॉइन को। तो द पीस ऑफ पेपर वुड टेक मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड बिकॉज। देखिए यदि ये वैक्यूम की कंडीशन होती है, तो वैक्यूम में क्या होता, दोनों चीजें पेपर भी और कॉइन दोनों एक ही टाइम में आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मीडियम रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यदि यहाँ पे बात करें कॉइन पहले आएगा और ये पेपर और पीस बाद में आएगा, तो देखिए ऑप्शन में क्या बोला गया, ग्रेविटेशन पुल ऑन द पेपर इज लेस देन द कॉइन। ग्रेविटेशन पुल क्या, पेपर को कम खींचेगा, कॉइन को जल्दी खींचेगा, नहीं इसमें कोई, ये तो गलत है। नेक्स्ट, भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, नीचे से आप थ्रस्ट फोर्स लगता है, या फिर बोल दो बायोंसी फोर्स लगता है, या फिर कैसे फोर्स लगता है, बायोंट फोर्स, तो ये इसका अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कागज टुकड़ा टाइम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे उसका एरिया ज्यादा है, तो उस पर बायोंट फोर्स भी ज्यादा लगता है, एक रीजन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोला, बायोंट फोर्स ऑन द पीस ऑफ पेपर इज मोर देन दैट ऑफ कॉइन। बिल्कुल, जो पीस ऑफ पेपर है उस पे बायोंट फोर्स अप्लाई हुआ है कॉइन के अलावा। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं बायोंट फोर्स क्या होगा, पीस ऑफ पेपर का जो एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से बायोंट फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा पीस ऑफ पेपर पे, और कॉइन पे कम लगेगा। तो बेटे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटे सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
23 में क्या बोला गया हमसे, दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़े ध्यान से। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब हम अर्थ की सरफेस पर हाइट बढ़ाते हैं तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल भाई, एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो इसको डिफाइन करता है। और एक हमने पढ़ा था कि जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट, बिल्कुल। और यहाँ से फॉर्मूला आता है जी एच इक्वल टू जी एस इंटू 1 - 2h अपॉन आर। तो यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी घटेगी। और जो एक पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके ये निकला था, तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल ट्रू भी है, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है बच्चे, फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें 23 का टिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 में देखिए हमसे क्या पूछा गया। 24 क्वेश्चन में, प्लेनेट ए हैज डबल द रेडियस देन दैट ऑफ प्लेनेट बी। जो प्लेनेट ए है उसका जो रेडियस है बेट वो क्या है, डबल देन दैट ऑफ द प्लेनेट बी। जो बी प्लेनेट है उसके रेडियस क्या है, डबल है, ठीक है। इफ द मास ऑफ प्लेनेट ए इज 4 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ प्लेनेट बी। तो यदि जो मास जो ए का है वो क्या है, 4 टाइम्स फास्ट ज्यादा बच्चे किसके, मास ऑफ बी के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं हम किसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेट के लिए पहले वैल्यू किसकी निकलने के लिए वजह, वेट की बात करेंगे तो मास तो पता ही है, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए जी क्या होता है बच्चे, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। पहले निकालते हैं ए के लिए, ठीक है। देखिएगा बेटे, तो यदि ए के लिए निकालने तो जी तो कांस्टेंट, ए मास का रेडियस मास की। बी के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे कंपेरिजन जनरली। ये जनरली वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, जी मास कितना अच्छे 4 गुना, 4 गुना, रेडियस कितना गुना अच्छे 2 गुना, आर बी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा 4 जी एम बी अपॉन 2 आर बी का होल स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। तो जी ए की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल जी मास बी का और रेडियस भी बी की। तो ये तो बेटे इसी के बराबर आ गई, जी बी की जो वैल्यू है ए पर बी पे, मतलब दोनों प्लेनेट की सेम आ गई। तो बेटे क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सेम ऑन द बोथ द प्लेनेट, दोनों प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू है वो सेम आ गई। तो वेट भी क्या हो जाएगा, दोनों पे सेम हो जाएगा। वेट ए पर और वेट बी पे बेटे दोनों पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 25, देखिए 25 क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, दो स्टेटमेंट हमें दिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ी ध्यान से। क्या बोला गया है, ए बॉडी वेट लेस ऑन हिल टॉप देन दैट द अर्थ। बिल्कुल, हमारी अर्थ की सरफेस जब ऊपर हम पहाड़ों पे जाएंगे, चोटियों पे जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, जी की वैल्यू घट जाती है। जी की वैल्यू घट जाएगी तो क्या होता है, वेट भी घट जाता है। बिल्कुल, इवन दो इट्स मास रिमेन्स अनचेंज, हाँ मास सेम रहेगा, केवल वेट घट जाएगा। बिल्कुल। सेकंड, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिक्रीज विथ हाइट। और एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, ऊपर जाने पे क्या होती है, घटती है, ठीक है। इस वजह से ऊपर जाने पे क्या होता है, वेट भी
कम हो जाता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बिल्कुल 25 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस वजह से तो होता है वो नीचे से ऊपर जाने पे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जी की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण ही क्या होते हैं बेटे, ऊपर जाने पे यदि जी कम हो रहा था इसी कारण बच्चे वेट भी वहां पे कम होता है। ठीक है, तो 25 का क्या हो गया बेटे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चे किसका, स्टेटमेंट ए का। ठीक है यहाँ तक।